हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन पे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ BHU 2014 MSc एंट्रेंस का पेपर। और दोस्तों, हर साल BHU में पिछले साल के पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इससे अपन को तैयारी में बहुत हेल्प मिलता है। इसलिए मैं आपको आज 2014 का MSc का पेपर सोल्व कराने जा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पास में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले MSc के पुराने पेपर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो अपन आज स्टार्ट करते हैं 2014 MSc एंट्रेंस पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है मैंगो। मैंगो में विटामिन ए की मात्रा होती है 4800 इंटरनेशनल यूनिट। और इसके बाद में दूसरा स्थान आता है दोस्तों पपैया का। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डायरेक्ट आंसर बोलूँगा क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको कहीं कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, भाई ये सही नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और भी नए पुराने इसके BHU के पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भाई हमें पेपर चाहिए, तो हम बिल्कुल आपके लिए और भी 2015, 16, 17, 18, 19 के पेपर लेके आएंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैक्सिंग एनहेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट बिकॉज इट चेक। ऑप्शन, इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन 2 में ट्रांसपायरेशन एंड रेस्पायरेशन। इस दोस्तों, अपन फ्रूट के चारों तरफ वैक्सिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं फ्रूट को। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो उसमें ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाती है एंड रेस्पायरेशन रेट भी कम हो जाती है, जिससे हमारा फ्रूट लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। इसलिए अपन फ्रूट की वैक्सिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेशर टेस्टर इज यूज फॉर। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों राइट आंसर है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की चेक करने के लिए अपन प्रेशर टेस्ट यूज करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू। पपाया का येलो कलर किस कारण होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कैरिका जेंथिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज पुअर मैन एप्पल। गरीब आदमी का सेब कौन से फल को खा जाता है या कौन से फल को संज्ञा दी गई है गरीब आदमी के सेब की? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है PDF में, तो यहाँ पे बेर आएगा और राइट आंसर का बेर होगा। गरीब आदमी का सेब बेर को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज इंडियन रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। मतलब विश्व में वेजिटेबल सब्जी उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो विश्व में इंडिया का सेकंड स्थान है और फर्स्ट स्थान है वेजिटेबल प्रोडक्शन में चाइना का, और चाइना के बाद में इंडिया का सेकंड स्थान है। और फ्रूट फल उत्पादन में भी इंडिया का सेकंड स्थान है और चाइना का फर्स्ट स्थान है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट पर कैपिटा पर डे। मतलब फलों की रिक्वायरमेंट कितनी है पर कैपिटा पर डे के अकॉर्डिंग? 120 ग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपटेल डिसऑर्डर इज फाउंड इन। विपटेल डिसऑर्डर दोस्तों होता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में विपटेल डिसऑर्डर होता है और यह मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ये सभी पूछ सकते हैं कि विपटेल डिजीज किस कारण होती है? तो ये मोलिब्डेनम कमी के कारण होती है। कौन सी सब्जी में होती है? ये कॉलीफ्लावर में होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में करीबन ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइशियस वेजिटेबल क्रॉप। निम्न में से डाइशियस वेजिटेबल क्रॉप कौन सी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। इसमें राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट गार्ड। इसका डाइशियस है और बाकी सारे के सारे मोनोशियस वेजिटेबल और पॉइंट गार्ड के अलावा पॉइंट गार्ड इसमें डाइशियस है। मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ मैंगो का सीरियस पेस्ट इनमें से कौन सा है? तो इस ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैंगो हॉपर। मैंगो का सीरियस पेस्ट है। और क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेंट वेराइटी ऑफ पपैया। पपैया की म्यूटेंट वेराइटी होती है दोस्तों पूसा नन्ना। पूसा नन्ना पपैया की म्यूटेंट वेराइटी है और इसमें राइट आंसर भी पूसा नन्ना होगा। और पूसा नन्ना को अपन हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी ग्रो करते हैं पपीता की। इसमें आपस में दूरी रखते हैं 1.25 × 1.25 मीटर स्क्वायर। इसमें आपस में डिस्टेंस रखते हैं और 1 हेक्टर में इसके 6400 प्लांट ग्रो कर सकते हैं अपन पपैया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज क्वीन ऑफ फ्लावर।
फूलों की रानी कौन से फल को कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रोज होता है। और दोस्तों बीएचयू में हर सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए 120 क्वेश्चन इसमें टोटल आते हैं और 360 नंबर का ये पेपर होता है और 12 क्वेश्चन यहाँ हॉर्टिकल्चर के कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें अब आएगा जो होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में भी 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बीएचयू सिलेक्शन में मुख्य रोल निभाती है एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमिक्स, ये 3 और एनिमल हस्बेंड्री। इनमें 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इन सब्जेक्ट में अगर लीड कर लेता है तो उसका बीएचयू में सिलेक्शन क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सटेंशन के क्वेश्चन को। तो द बेस्ट एक्सटेंशन मेथड, एक्सटेंशन का सबसे अच्छा विधि कौन सी है इसमें? ऑप्शन इंडिविजुअल, ग्रुप कॉन्टैक्ट, मास कॉन्टैक्ट। फोर्थ ऑप्शन है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड द सब्जेक्ट मैटर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन 4 जाएगा, जो मतलब उसी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा एंड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए यहाँ पे इफेक्टिव एक्सटेंशन मेथड कौन सा होता है, तो यहाँ पे इफेक्टिव एक्सटेंशन मेथड हो जाता इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल कांटेक्ट करके लोगों को आपस में ये इनोवेशन के बारे में या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ज़्यादा अडोप्ट की जाती है बाकायदा किसी ग्रुप में देने से। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर हो गया अपने ऑप्शन 4 डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सब्जेक्ट मैटर। और अगर इफेक्टिव मेथड के बारे में पूछता है यहाँ पे अपन को तो वो हो जाता है यहाँ इंडिविजुअल, और ये इंटेंसिव मेथड भी है। मास कॉन्टैक्ट यहाँ पे मोर एक्सटेंसिव मेथड में चला जाता है और इंडिविजुअल मोर इंटेंसिव मेथड में चला जाता है। और इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है जो मोस्ट इफेक्टिव होता है और ये लेस इफेक्टिव होता है मास कॉन्टैक्ट। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाता है, मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन इज सिचुएटेड फॉर, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पूछा है। ओनली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है या फर्टिलाइजर? तो दोस्तों इसमें मैं सीधा आपको राइट आंसर के लिए और ले चलता हूँ। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर होगा ऑल केस वेयर वी विश टू शो द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी इन द फार्म सिचुएशन। इसके लिए अपन रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन करते हैं। इसमें ओनली कोई जरूरी नहीं कि अपन फर्टिलाइजर के लिए रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन करें या पेस्टिसाइड के लिए करें, इसमें सारे के सारे कोई सा भी केस हो सकता है, उसके लिए अपन रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन के थ्रू अपन इसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए, निम्न में से एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर है सोशल साइंस। एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए सोशल साइंस है। दोस्तों बहुत इजी पेपर आता है, अगर आप थोड़ा सी भी इसमें पढ़ के आप क्वेश्चन हल करोगे एक्सटेंशन के तो आराम से आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एक तरह से एक सोशल साइंस है। अपन जनरली आमतौर पर डेली यूज करने वाली सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, तो इसको आप थोड़ा सी ध्यान से पढ़ के पेपर करना आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट है उस पर अपन को क्लिक करना है। तो इसमें कौन कौन से हैं? पीपुल आर क्रिएटेड ऑफ हैबिट एंड हैबिट डाई आर रिगार्डेड एनी अमाउंट ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टेंटली मिडली एजुकेशन द फार्मर कैन ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज। हाँ दोस्तों यही ऑप्शन नंबर 2 वाला इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बिहेवियर चेंज हो जाता है फार्मर का, इसके थ्रू एजुकेशन के थ्रू फार्मर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये एजुकेशन की डेफिनेशन भी है, इसलिए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बाकी को भी आप पढ़ के देख लीजिएगा इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये तीनों गलत है और अपन को यहाँ ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही लगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 सही जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग क्रॉप आर सुटेबल फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें से कौन सी क्रॉप एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए सुटेबल है? क्या कैश क्रॉप इसके लिए सुटेबल है, या वेट क्रॉप सुटेबल है, या फ्रूट क्रॉप सुटेबल है, या सभी क्रॉप सुटेबल है इसके लिए? तो दोस्तों इसके लिए सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो सब सुटेबल है। इसमें स्पेसिफिक किसी स्पेशल क्रॉप के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन वर्क नहीं करता है, इसमें सभी प्रकार की फसलों आ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ऑल टाइप ऑफ क्रॉप इसमें राइट आंसर माना जाएगा। दोस्तों आज मैं थोड़ा फास्टली बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथ ना हो जाए, क्योंकि 120 क्वेश्चन आज मैं आपको हल कराने वाला हूँ। और बीएचयू में डेफिनेटली हर बार
लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, ये आंकड़ा 10 से 15 भी जा सकता है। तो इसलिए आप लास्ट ईयर के पेपरों को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर हल करके जाइए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप सबको पता ही होगा कि BHU का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को होने वाला है। आज से 2-3-4 दिन और बचे हैं, इसलिए आप इन पेपर को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, और एक इसमें से सही होगा और बाकी सारे गलत होंगे। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है कि रिसर्च वर्क इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्सटेंशन वर्क। क्या ये सही है? मेरे को तो नहीं लगता सही है। एक्सटेंशन वर्क इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिसर्च वर्क। एक्सटेंशन वर्क डिपेंड रहता है रिसर्च वर्क पर, नॉट, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 है एक्सटेंशन वर्क इज़ डिपेंडेंट अपॉन रिसर्च वर्क, ये इसके ऊपर, ये भी गलत है। और इसमें मोस्ट करेक्ट आंसर की जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिसर्च वर्क एंड एक्सटेंशन वर्क आर इनडिटरमिनेट। यानी दोनों आपस के ऊपर निर्भर है। रिसर्च एक्सटेंशन पर भी डिपेंड करता है और एक्सटेंशन रिसर्च पर भी डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको अगर आपको क्लियर आंसर नहीं पता किसी भी क्वेश्चन का, तो आप सबसे पहले उसमें राइट आंसर, राइट को चूज़ मत करो, आप उसमें से जो गलत है उसको चूज़ करो। भाई ये हो ही नहीं सकता, गलत को वहाँ से हटाते जाओ, अपने आप राइट वाला अपने आप रह जाता है। पहले आप गलत को हटाओ, राइट अपने आप रह जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप पेपर को हल करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ आवर फार्मर आर लिटरली और नियरली सो देयर फॉर चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। इसमें आपको सीधा मैं बता देता हूँ राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है एक्सटेंशन नॉट। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है फार्मर के लिए, पूछ रहा है कि ये कौन सा इसमें फार्मर के जो नियरली रहता है। एक्सटेंशन एजुकेशन नॉट यूजफुल, बी है एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए यूजफुल मीन्स ऑफ एजुकेशन देम दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट लेसन ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर रिसर्च कैन नॉट बी ग्रेट यूज ऑफ द। तो इसमें दोस्तों इस ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन इज यूजफुल मीन्स ऑफ एजुकेशन देम। इसमें ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ए बेटर क्राइटेरिया ऑफ इवोल्यूटिंग एक्सटेंशन वर्क। एक्सटेंशन मूल्यांकन के लिए इनमें से बेटर क्राइटेरिया कौन सा है वो अपन को डिसाइड करना है। ऑप्शन 4 में से इसमें से देखते हैं। ऑप्शन है द टोटल क्रॉप यील्ड इन द विलेज, द टोटल एडिशनल इनकम जनरेट इन द विलेज। 3 है इसमें द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइन लिक्विड शॉप इन द विलेज। ऑप्शन 4 है द इम्प्रूवमेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द विलेज। बिल्कुल दोस्तों यह आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल इसमें राइट बैठ रहा है। एक्सटेंशन को इवेलुएट करने का बेटर क्राइटेरिया है ये कि मतलब विलेजर्स का सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस को इम्प्रूव किया जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यूज ऑफ किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर का उपयोग इनमें से कौन सा यूज करते हैं किसान कॉल सेंटर में। तो दैट द फार्मर वांट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी, द फार्मर वांट टू पास द टाइम सो द गवर्नमेंट हैज़ इनफ मनी। ये भी नहीं होगा क्योंकि इतना मनी भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो फालतू में यहाँ पे खर्च करे। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, दैट द फार्मर वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी। फार्मर किसी भी टेक्नोलॉजी की के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ से किसान कॉल सेंटर से ले सकता है, इसके लिए किसान कॉल सेंटर को बनाया गया है। दोस्तों यहाँ किसान कॉल सेंटर से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसान कॉल सेंटर मतलब कब बनाया था। तो ये 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसान कॉल सेंटर के नंबर भी पूछते हैं दोस्तों, 1800 180 15 51 इसके नंबर होते हैं, जो टोल फ्री नंबर होते हैं 1800 180 15 51। दोस्तों इसका भी ध्यान रखना कि ये कब बना, इसके टोल फ्री नंबर कौन से हैं और इसका यूज किस में करते हैं। तो तीन यहाँ एक क्वेश्चन से अपन 3 क्वेश्चन हल कर लिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If rural people organize themselves into cooperative, the task of agriculture extension। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए है विल बिकम मोर डिफिकल्ट, वी बिकम ईजियर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा विल बिकम ईजियर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अपन कुछ नहीं समझना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो और उसको रट के कैसे भी याद करो, याद कर लेना। जो चीज़ यहाँ समझाने वाली आएगी मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, भाई ये क्वेश्चन ऐसे है ऐसे नहीं है। और जो क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने के हैं, रटने के हो तो उस रट लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट एडवांस भाई।
जो लैब टू लैंड प्रोजेक्ट है उसको कौन सी संस्था ने एडवोकेट किया था? तो UNO ने किया था, या वर्ल्ड बैंक ने किया था, ICAR ने किया था, या CSIR ने किया था? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि लैब टू लैंड प्रोजेक्ट ICAR कंडक्ट करवाई थी और उसने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की थी। उस टाइम उसने 1 साल के लिए किया था लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। उसके बाद में उसको परमानेंट चालू कर दिया और ये 1979 में स्टार्ट किया गया था लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि लैब टू लैंड प्रोजेक्ट ICAR ने कब कौन सी सेलिब्रेशन पर किया था? तो ये उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पर किया था। लैब टू लैंड प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? ये होता 1979 में हुआ था। और ये लैब टू लैंड किसने किया था? ICAR ने। तो एक क्वेश्चन में अपन 3 क्वेश्चन हल कर लिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको पेपर पढ़ने से इतना नॉलेज हो जाएगा कि BHU क्वेश्चन कहाँ से उठाती है, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाती है, और आप इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को आप और अपने हिसाब से पढ़ लेना बुक से कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। मतलब एक लैब टू लैंड प्रोजेक्ट को इस प्रकार पूछ लिया तो जरूर अब की बार ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कौन से सेलिब्रेशन पर किया था? गोल्डन जुबली पर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है गोल्डन जुबली वाला। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई एक्सटेंशन इज बेस्ट स्टडी फॉर एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन। 4 ऑप्शन है क्रॉप हस्बेंड्री ओनली। तो यहाँ ई एक्सटेंशन बेस्ट स्टडी किसके लिए किया जाए? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन करने के लिए यहाँ पे बेस्ट स्टडी की जाती है ई एक्सटेंशन की। तो यहाँ 12 क्वेश्चन एक्सटेंशन के भी कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मोस्ट इंडियन सॉइल रेंज। इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना रहता है? तो दोस्तों अपन इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा होती है मतलब 0.5 के लगभग इसमें अपनी होती है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा 0.2 से 0.4। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस साल BHU ने 2014 में BHU ने अपनी NCRQ में 0.5 से 2 वालों को सही माना था। तो आप एक बार और कंफर्म कर लेना सीनियर से पूछ के या बुक से दे के। और वैसे इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा होती है 0.5 और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे 0.2 से 0.4। पर उस टाइम पे BHU ने किस आधार पे इसको ऑप्शन 1 को सही माना था? तो मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी है, आप खुद देख लेना इसमें राइट आंसर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए C4 क्रॉप प्लांट। इनमें से C4 पौधा कौन सा है? दोस्तों आपको पता है C4 प्लांट कौन कौन से होता है। इसमें ऑप्शन में C शुगर कैन सही है। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ, अगर शुगर कैन ऑप्शन में नहीं आता है तो C4 प्लांट में आता है। एक तो आ गया शुगर कैन आ गया, एक आ गया मेज आ गया, बाजरा आ गया और सोरगम जवार आ गया। इसके अलावा अगर ऑप्शन और आ जाए अमरेंथस है, वो भी अपने एक C4 प्लांट है। और वीट एंड मस्टर्ड C3 प्लांट है। और पाइन एप्पल होता है वो कैम्प प्लांट होता है। चारों ऑप्शन बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नॉर्मल वीट सोविंग। वीट की सोविंग करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसमें ये फर्स्ट वाला गलत है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है नॉर्मल वीट सोविंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 जिंक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सोइल इन द आयनिक फॉर्म। यानी कि प्लांट है जो जिंक को सोइल से कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? तो आप सबको पता है ये क्वेश्चन Zn+2 के रूप में जिंक से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं जिंक को सोइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है मोस्ट इफेक्टिव वीडिसाइड एज प्री इमरजेंस वीड कंट्रोल इन मेज क्रॉप। मेज क्रॉप में प्री इमरजेंस वीडिसाइड कौन सी यूज में लेते हैं? तो दोस्तों ये सबको पता है, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है। मेज में सिमाजिन लेते हैं और सिमाजिन क्या है? प्री इमरजेंस है। प्री इमरजेंस का मतलब होता है दोस्तों बुआई के बाद परंतु उगने से पहले, बुआई के बाद परंतु उगने से पहले। और प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बुआई से ही पहले, मतलब किसी चारागाह में अपन मतलब सारी की सारी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ को सबको नष्ट कर देते हैं। उसमें पैराक्वाट डाइक्वाट यह होता है PPI में। और प्री इमरजेंस होता है बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले, उसको प्री इमरजेंस बोलते हैं। और पोस्ट इमरजेंस होती है वो होती है
मतलब अंकुरण के बाद जैसे ही अंकुरण हो जाता है, पौधा बढ़ने लग जाता है, उसके बाद में जो वीड कंट्रोल के लिए वीडिसाइड यूज में लेते हैं वो पोस्ट इमरजेंस होती है। तो आपको तीनों टर्म बता दिया, पीपीआई क्या होती है, प्री इमरजेंस क्या होती है और पोस्ट इमरजेंस, तीनों चीज़ आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो क्रॉप। पोटैटो क्रॉप के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सी है सिंचाई के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 फ्यूरो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है पोटैटो क्रॉप के लिए, इरिगेशन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, न्यूट्रेंट आयन लेवल टू बी फिक्स्ड इन 2:1 क्लेमेंड्रल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 NH4+ अमोनिया। 31 का राइट आंसर है अमोनिया, ऑप्शन 3। 32 नंबर, CN रेशियो ऑफ स्टेबल सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज अबाउट। तो यहाँ दोस्तों आपको पूछा गया है कि जो स्टेबल सॉइल होती है या नॉर्मल सॉइल होती है उसका ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो पूछा गया है। तो आपको सबको पता है कि इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 10:1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्रॉपिंग सिस्टम नाउ पॉपुलर इन इरिगेटेड नॉर्थ इंडियन स्टेट। नॉर्थ इंडियन स्टेट में क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा पॉपुलर है? तो ये है पैडी एंड वीट, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 33, क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर 2 पैडी एंड वीट राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 34 है राइजोबियम स्ट्रेन सुटेबल फॉर इनोकुलेशन ऑफ बरसीम सीड। तो बरसीम के लिए कौन सा राइजोबियम स्ट्रेन यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम ट्राइफोलाई किसके लिए यूज करते हैं? बरसीम के लिए राइजोबियम स्ट्रेन यूज करते हैं। और इसी के साथ अपन अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम जापोनिकम है जो सोयाबीन के लिए यूज करते हैं। और राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी है जो रिंजगे के लिए यूज की जाती है। और राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम, ये होते हैं लेग्यूम जो भी क्रॉप है ना, अदर मूंग वगैरह आ रही है उसके लिए अपन लेग्यूमिनेशियम यूज में करते हैं। तो ये क्वेश्चन अब की बार 2014 में पूछा है कि बरसीम के लिए, तो हो सकता है अब की बार आपको रिंजगा का पूछ ले, सोयाबीन का पूछ ले। तो तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखना, ज़्यादातर मोस्ट तीनों का पूछा जाता है, बरसीम, सोयाबीन एंड रिंजगा, इन तीनों के लिए पूछा जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। बरसीम के लिए राइजोबियम स्ट्रेन यूज करते हैं राइजोबियम ट्राइफोलाई। सोयाबीन के लिए यूज करते हैं राइजोबियम जापोनिकम एंड रिंजगे के लिए करते हैं राइजोबियम मेलिलोटी। रिंजगो को लूसन भी बोलते हैं या एल्फा, तीनों में से कोई सा भी नाम दे सकता है। रिंजगा डायरेक्ट भी दे सकता है, एल्फा भी दे सकता है एंड लूसन भी दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35, विच वन इज ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। इनमें से ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कौन सा है? तो ये सबको पता है कि यूरिया है जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। और इसी के साथ एक चीज़ और आती है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है। और यूरिया एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है और यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है। और यूरिया में नाइट्रोजन कितनी % होती है? 46%। तो यूरिया की रिकॉर्डिंग अपने 3 क्वेश्चन सही कर लिए। तो जब भी आप किसी पेपर को सोल्व करें तो आप इसी तरह से सोल्व करें कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 34 वाला बताया कि राइजोबियम, फिर ऑप्शन में तीनों आ गए। तो ये भी देखो कि इसका तो राइट आंसर हो गया ट्राइफोलियम, पर इसके साथ ही ये मेलिलोटी, जापोनिकम, लेग्यूमिनेशियम ये है, इसका भी साथ के साथ आप याद कर लो ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपके माइंड में दोबारा आ जाए। हर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहे, हर क्वेश्चन को आप इसी तरह से सोल्व करेंगे तो आप एक साथ मतलब 100 क्वेश्चन की जगह आप 400 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द प्लांट कंपोनेंट ब्रोकन फर्स्ट इन एडिशन इन सोइल। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन प्लांट कंपोनेंट ब्रोकन फर्स्ट ऑन एडिशन इन सोइल, मतलब सबसे पहले किस कंपोनेंट का मतलब ब्रोकन होगा, टूटेगा या उसका डिकम्पोजिशन होगा सोइल में, किसी मतलब प्लांट के। ये सेलुलोज होती है, प्रोटीन होती है, लिग्निन होती है, हेमिसेलुलोज होती है। तो सबसे पहले प्लांट के कौन सा कंपोनेंट ब्रोकन होता है? तो सबसे पहले होता है प्रोटीन। और अगर यहाँ पूछ ले सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में होता है लिग्निन। मतलब इसका देखे जाए तो इसका डिकम्पोजिशन होता ही नहीं, होता भी है तो बहुत लेस क्वांटिटी में होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में इसका थोड़ा बहुत इसकी डिकम्पोजिशन होता है, वरना ये ऐसे पड़ा रहता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है
कि सबसे फर्स्ट ब्रोकन किसका होता है, तो सबसे पहली बार तो टूटता है प्रोटीन, और सबसे लास्ट का पूछे तो वो हो गया लिग्निन। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। अगर यहाँ प्रोटीन नहीं देखे सुक्रोज या शुगर आ जाती है या सुक्रोज आ जाती है, तो सबसे फास्टली डिकम्पोजिशन होता है शुगर का या सुक्रोज का, और वो अपने ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उसके बाद में सेकंड जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का उसके बाद में प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है, और सबसे लास्ट में होता है लिग्निन का। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटीन एंड लिग्निन, प्रोटीन का सबसे पहले और लिग्निन का सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ट्राइटेरेबिलिटी एसिडिटी इन फ्रेश काउ मिल्क। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ताज़ा गाय का दूध होता है उसमें अम्लता कितनी % होती है। तो इसमें ऑप्शन है 0.17, 0.21, 0.15 एंड none of these। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर दोस्तों जाएगा 0.15%। फ्रेश काउ मिल्क में एसिडिटी होती है 0.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों यहाँ अपने एनिमल हस्बेंड्री की क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, और एनिमल हस्बेंड्री में भी 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्टूडेंट के सिलेक्शन में एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि इसके थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ के। क्वेश्चन नंबर 38 है, द ओवररन इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में ओवररन की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 होता है दोस्तों। इसमें 100% ओवररन होता है आइसक्रीम में। और अगर यहाँ ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आइसक्रीम की, ओवररन की स्टैंडर्ड वैल्यू तो होगी 100%। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि जो हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उसकी अगर ओवररन वैल्यू पूछी जाए तो उसकी दोस्तों 35 से 40% होती है। दोबारा क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये यहाँ पे पूछ ली स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी है कि द ओवररन इज इन आइसक्रीम, आइसक्रीम की ओवररन कितनी होती है, 100% होती है। पर जो अपन जनरली खाते हैं या जो मार्केट में मिलती है उसकी ओवररन % होती है 35 से 40%। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये ओवररन क्या होता है। दोस्तों ये ओवररन एक टर्म है जिसमें एयर एंड उसके सॉलिडिटी का रेशियो होते हैं, भाई इसमें कितनी % एयर मतलब स्पेस रहता है, कितना % सॉलिडिटी रहता है। और आप इसको देखने के लिए गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे आराम से दे रखा है। पर आप इतना ज़रूर याद कर लेना कि ये क्वेश्चन भी BHU ने बार पूछा है कि आइसक्रीम में ओवररन % कितने होते हैं, 100%। वो तो नहीं पूछता ओवर वाला अपन जो खाते हैं उसके लिए, परंतु ये क्वेश्चन बार पूछते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि ओवररन इन आइसक्रीम 100%। एयर एंड सॉलिड का रेशियो होता है ओवररन, उसको ओवररन बोलते हैं। आइसक्रीम में ओवररन कितना होता है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 100%। राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मीजोफिलिक बैक्टीरिया। मीजोफिलिक बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर जाएगा 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड मीजोफिलिक बैक्टीरिया के लिए। मतलब जो मध्य ना तो कम ना ज़्यादा टेम्परेचर पर रहते हैं ना कम टेम्परेचर रहते हैं, बीच वाला होता है उसको मीजोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। और यहाँ पे बीच वाला टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री। अगर यहाँ थर्मोफिलिक के लिए पूछ लिया जाए तो थर्मोफिलिक के लिए ऑप्शन नंबर 4 50 से 52 डिग्री। और जो कम होता है, जो कम टेम्परेचर पर होता है उसके लिए आ जाता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है मीजोफिलिक बैक्टीरिया एंड थर्मोबैक्टीरिया। मीजोफिलिक का हो गया 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर भी आराम से ईजिली जीवन जी लेते हैं अपना, तो वह है ऑप्शन नंबर 4 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड ऑप्शन में चेंज होता रहता है, 45 से 50 भी कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना ऑप्शन में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए, और मीजोफिलिक बैक्टीरिया के लिए ऑप्शन नंबर 2 में जो दे रखा है वो एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीऑक्सीडेंट इन घी कैन बी एडेड द रेट ऑफ। घी में एंटीऑक्सीडेंट कितने % मिलाते हैं। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा। इसमें 1.25% के करीब इसमें ऐड करते हैं, परंतु वो अपने ऑप्शन में नहीं है इसलिए नॉट अलाउड इसमें अपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर प्रॉपर पास्चुराइजेशन शुड बी सच दैट इज गिवन ए नेगेटिव टेस्ट। वो क्वेश्चन यह है कि टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन के लिए प्रॉपर पास्चुराइजेशन के लिए इसमें से कौन सा नेगेटिव टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना
एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट इसके लिए करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डबल स्टार लगा लेना आप अपने नोटबुक में भी, चाहिए इसको नोट कर लेना। ये अब की बार क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि पास्चुराइजेशन से रिलेटेड कुछ न कुछ हर बार पेपर में बीच ने पूछा है, चाहे वो कुछ भी पूछे पास्चुराइजेशन से रिलेटेड। और यहाँ पे पूछा है एल्कलाइन फॉस्फेट, इसके लिए नेगेटिव टेस्ट करते हैं टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर प्रॉपर पास्चुराइजेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो गया एल्कलाइन फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये फिर पास्चुराइजेशन से एक और क्वेश्चन हो गया कि HTST पास्चुराइजेशन मिल्क इज हीटेड टू एटलीस्ट। तो इसमें आपने पास्चुराइजेशन के 2 मेथड पढ़े होंगे, एक तो HTST और एक होता है शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर HTST। तो इसमें HTST का फुल फॉर्म होगी हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर इसमें रखते हैं ऑप्शन नंबर 2 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक इसमें गर्म करते हैं। और जो शॉर्ट टेम्परेचर हाई टाइम होता है वो होता है 61 से 63 डिग्री के बीच में जो भी वैल्यू होती है उसमें राइट मानते हैं और उसमें 30 मिनट तक गर्म करते हैं। तो HTST के लिए राइट आंसर हो गया 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट हीट ट्रांसफ़र वैल्यू, इनमें से सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र वैल्यू किसकी है? तो वह ऑप्शन नंबर 3 है, स्टेनलेस स्टील की हाईएस्ट हीट ट्रांसफ़र वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एज पर द PFA रूल फॉर फैट कंटेंट इन स्किम मिल्क अलाउ बी। इसे साफ नहीं दिख रहा पर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इसमें से स्किम मिल्क के लिए फैट कंटेंट के लिए FAA ने क्या रूल डिसाइड कर रखा है, ये इसमें पूछा है। तो ऑप्शन है नॉट लेस देन 0.25, नॉट मोर देन 0.25, नॉट मोर देन 0.5 और नॉट लेस देन 0.5। तो आप सबको पता है कि स्किम मिल्क में फ़ैट कितनी % होती है? स्किम मिल्क में फ़ैट होती है अपने 0.5%। तो PFA ने एक रूल डिसाइड कर रखा है कि स्किम मिल्क में कभी भी नॉट मोर देन 0.5% से अधिक फैट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 3 हो गया, नॉट मोर देन 0.5%। 0.5% से कम हो सकती है स्किम मिल्क में, पर 0.5 से ज़्यादा इसमें फैट % नहीं होनी चाहिए स्किम मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB करनाल हरियाणा was established with the objective of taking up the activity of। NDDB की मतलब कौन सी एक्टिविटी करती है NDDB? जो इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि ये डेयरी डेवलपमेंट का काम करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 डेयरी डेवलपमेंट हो जाएगा। और NDDB कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1965 में। NDDB की स्थापना कब हुई थी? 1965। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद, गुजरात। NDDB का मुख्यालय है आनंद, गुजरात। कहाँ पे है? आनंद, गुजरात। स्थापना कब हुई थी? 1965। कब हुई थी? 1965। तो इसकी कभी कभी सन भी पूछ लेते हैं। एक होती है NDRI, एक होती है NDDB। NDDB की स्थापना हुई थी 1965 और NDRI की स्थापना हुई थी 1955। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ही NDRI पूछते हैं एग्जाम में, उसकी स्थापना सन पूछते हैं 1965 कर देते हैं, पर ये दोस्तों गलत है। यहाँ पे NDRI 1955 है, NDDB 1965 है। NDRI करनाल हरियाणा में है और NDDB है जो आनंद, गुजरात में है, जो डेयरी डेवलपमेंट का काम करती है। NDRI की फुल होती है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NDRI होगी 1955 करनाल हरियाणा। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 आनंद, गुजरात। दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज कैन बी प्रिपेयर्ड। लैक्टोज किससे प्रिपेयर होता है या किस में मिलता है? हम लैक्टोज का एकमात्र स्रोत है दोस्तों मिल्क। मिल्क के अलावा लैक्टोज कहीं नहीं मिलेगा, ओनली फॉर लैक्टोज मिलता है मिल्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3 मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडाइज फ्लेवर डेवलप इज कैटालाइज बाई। ऑक्सीडाइज फ्लेवर डेवलपमेंट इज कैटालाइज बाई ऑप्शन नंबर 4 कॉपर। इसका राइट आंसर है ऑक्सीडाइज फ्लेवर के लिए कॉपर यूज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, करंटली मोस्ट कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल इन इंडिया। अभी वर्तमान में इंडिया में कौन सा पैकेजिंग मटेरियल ज़्यादातर यूज करते हैं? तो आपको पता है हर चीज़ पाउच में आती है, चाहे दूध लेके आ जाओ, चाहे घी लेके आ जाओ, चाहे तेल लेके जाओ, हर चीज़ पाउच में मिलती है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा
पाउच। तो करंटली मोस्ट कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल इन इंडिया पाउच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ ऑयल इन सीड। तो क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है चित्र है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व स्टोरेज ऑफ ऑयल इन सीड। तो सीड में ऑयल स्टोरेज रहता है, इसमें से कौन से सेल ऑर्गेन है जिसके सीड में ऑयल स्टोरेज रहता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वाला है ग्लाइकोऑक्सीसोम होता है, ग्लाइकोऑक्सीसोम लाइसोसोम ये है, ये पॉलीसोम है, ये प्रोक्सीसोम है और ये ग्लाइकोसोम है। ग्लाइकोसोम है राइट आंसर 2 वाला, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा आगे से पेपर ये है, तो आप देख लेना, सुन लेना दोबारा पीछे निकाल के कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें राइट आंसर 2 वाला होगा ग्लाइकोऑक्सीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व इन एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन है जो इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ऑप्शन ए है ABA, GA3, इथाइलिन, इंडोल एसिटिक एसिड मतलब IAA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अपना इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4। ये इसके लिए एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे IAA न देके अगर ऑक्सिन आ जाता है, ऑक्सिन भी यहाँ राइट होता है कि एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सिन है। और ऑक्सिन का यहाँ एग्जाम्पल कौन है, IA इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड ये एक नेचुरल ऑक्सिन भी है। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नेचुरल ऑक्सिन है। तो नेचुरल ऑक्सिन है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो एबायोटिक स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 ABA या एबिसिक एसिड। ABA एबिसिक एसिड है, एबायोटिक स्ट्रेस हार्मोन का रूम में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एसोसिएटेड विद नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्शन के लिए इसमें मोलिब्डेनम यूज में लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटोस शुगर। इनमें से कौन है जो पेंटोस शुगर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलुलोज फॉस्फेट। पेंटोस शुगर कौन सी है, जाइलुलोज फॉस्फेट पेंटोस शुगर जाइलुलोज फॉस्फेट। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार रिपीट होता है कि पेंटोस शुगर कौन से है। सेम ऑप्शन आएंगे, सेम आंसर होगा, तो यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा जाइलुलोज फॉस्फेट पेंटोस शुगर। ऐसे दोस्तों 3-4 बार इसको रिपीट करना, आराम से अपने मुंह पे आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे तो डायरेक्ट जाइलुलोज फॉस्फेट पेंटोस शुगर ऐसे याद आ जाएगा। इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट इफ द रेस्पिरेशन क्यूटीन इन 1। यहाँ पे R की वैल्यू पूछिए दोस्तों, R की वैल्यू होती है मतलब इनमें से कौन है जिसकी R की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ R की वैल्यू 1 होती है, ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज की R की 1 होती है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट की R की वैल्यू होती है 1। इसी के साथ हम R की वैल्यू से रिगार्डिंग अन्य क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे फैट होती है, फैट की R की वैल्यू होती है 0.7। दिखाई नहीं दे रहा आपको। फैट की R की वैल्यू होती है 0.7। और इसी के साथ अगर प्रोटीन की पूछ लिया जाए तो प्रोटीन की R की वैल्यू होती है 0.8 से 0.9। और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं देके डायरेक्ट ऐसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इसका R की वैल्यू का कि विच ऑफ द फॉलोइंग R की वैल्यू ऑफ फीट लेस देन 1 मोर देन 1 ऐसे पूछा जाता है। तो वहाँ पे उस कंडीशन में लेस देन 1 वाला राइट आंसर माना जाएगा। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए फैट की तो वो हो गई 0.7, प्रोटीन की हो गई 0.8 से 0.9 और कार्बोहाइड्रेट की हो जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट अपने ऑप्शन में ग्लूकोज दे रखा है, उसकी R की वैल्यू होती है 1। और जो सकुलेंट प्लांट होते हैं उसकी R की वैल्यू होती है 0।
और जो ऑर्गेनिक एसिड होती है उनकी मोर देन 1 होती है और एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती है 1.33। तो आर की वैल्यू के रिगार्डिंग जो चारों पांचों की आर की वैल्यू जो दे रखी है आप उसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करना। और एक क्वेश्चन जरूरी नहीं कि अब की बार ये कार्बोहाइड्रेट का पूछा है तो आपको अगली बार भी कार्बोहाइड्रेट ही पूछ ले, कुछ न इसके रिगार्डिंग आप पढ़ते जाओगे। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पूछा है तो अब की बार फैट का भी पूछ सकता है, प्रोटीन का भी पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट का दोबारा भी आ सकता है, सक्कुलेंट प्लांट का भी पूछ सकता है एंड ऑर्गेनिक एसिड का भी पूछ सकता है। तो एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि किसकी होती है। फैट की आर की वैल्यू होती है 0.7, प्रोटीन की होती है 0.8 से 0.9 और कार्बोहाइड्रेट की होती है 1 और सक्कुलेंट प्लांट की होती है 0 और जो ऑर्गेनिक एसिड होती है उनकी होती है 1.33 या मोर देन 1। तो दोस्तों इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्रोपोज्ड द कीमोसोमेटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के कीमोऑस्मेटिक थ्योरी किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हूबर ने। क्वेश्चन नंबर 56, विच पिगमेंट इज इन्वॉल्व इन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। कौन सा पिगमेंट इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट में इन्वॉल्व रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम पिगमेंट इज इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व रहता है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनिज इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस डायरेक्टली। दोस्तों ये थोड़ा रफली दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप देख लेना क्या है क्वेश्चन है। विच सेल ऑर्गेनिज इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस डायरेक्टली। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गन है जो फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है? तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सीसोम ये तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। वो राइबोसोम होता है जो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहता उसका फोटो रेस्पायरेटरी प्रोसेस में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम है, जो उसका कोई रोल नहीं है या वो इन्वॉल्व नहीं रहता है डायरेक्टली फोटो रेस्पायरेटरी प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल डोमिनेंस हो गया, आइडेंटिफाई 1 हो गया, विच पिगमेंट ये हो ही गया अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 वाला, द CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर प्रेजेंटली इन अराउंड। वर्तमान में जो वायुमंडल में CO2 परसेंटेज कितनी है? तो ऑप्शन है 0.37, 0.037, तो ऑप्शन 3 है 0.0037%, ऑप्शन 4 है 0.00037%। तो आपको पता है दोस्तों वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखो कौन सा ऑप्शन वहाँ नियरली रहता है, तो नियरली है 0.037% प्रेजेंट में एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन है। ऑप्शन 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। इनमें से कौन है जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है? ग्रेप्स नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है और बनाना, जैक फ्रूट, एप्पल ये तीनों क्लाइमेटिक फ्रूट है और ग्रेप्स है जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। दोस्तों ये आप जानते होंगे क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक क्या होता है, इसको मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एसिड ग्रोथ थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें एसिड ग्रोथ थ्योरी कौन सी है? इसमें जो ऑक्सीजन है, जो एसिड ग्रोथ थ्योरी को भी जाना जाता है, ये इसके अकॉर्डिंग एक्शन करता है, कार्य करता है ऑक्सीजन, एसिड ग्रोथ थ्योरी ऑक्सीजन। तो यहाँ प्लांट ग्रोथ हार्मोन में से दूसरा क्वेश्चन पूछा है जो भी ऑक्सीजन से रिलेटेड। पहले पूछा था एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस यहाँ ऑप्शन में था IAA और यहाँ पूछा एसिड ग्रोथ थ्योरी। एसिड ग्रोथ थ्योरी इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन।